कक्षा 10 के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, जैसे कि हम प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल हमने कल हल किया था, उससे अगले वीडियो में हम आज 1.4 का दूसरा सवाल हल करेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो ऊपर कौन से दिए गए हैं? ऊपर वही पहला प्रश्न दिया है, उसमें से हमें सिर्फ शांत संख्याएं ढूंढनी है और जो जो शांत संख्याएं हैं उनका हमें दशमलव प्रसार करना है। तो पहला प्रश्न जो हमने कल हल किया था पहले वीडियो में, उसमें देखो हमें सबसे पहले ढूंढेंगी शांत संख्या कौन कौन सी थी। तो ये शांत थी, ठीक है। दूसरा प्रश्न भी शांत था। इसी प्रकार हमने तीसरा जो किया था ये अशांत था। तो इनमें केवल हमें शांत संख्याओं का ही दशमलव प्रसार करना है, क्योंकि अशांत संख्या को हम दशमलव प्रसार में नहीं लिख पाते, तो इसलिए हमें सिर्फ शांत संख्याओं का ही दशमलव प्रसार करना है। बच्चों, जैसे कि ये पहला सवाल यहां दिया गया है 13/3125। ये हमने सवाल नंबर 1 में किया था, क्योंकि अब हम ये दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। दूसरे का ये पहला सवाल है, तो उसमें हमने इसको शांत किया था, क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड थे 5 के रूप में थे। किस तरह थे इसके अभाज्य गुणनखंड? देखो 13 बटे में ये बने थे 5 की पावर 5, ठीक है, क्योंकि 5 को 5 बार गुणा करेंगे तो 3125 आएगा। अब इसको दशमलव संख्या में बदलना है, इसका जो प्रसार करना है दशमलव संख्या में प्रसार के रूप में लिखना है। तो देखो मैं इसे 2 से गुणा करूंगा। क्यों करूंगा? एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। जैसे कोई संख्या है, मान लिया 3/10 है, इसको दशमलव संख्या में लिखना है। तो हमने छोटी क्लासों में किया था, तो किस तरह लिख देते थे? 0.3। 1 0 है तो एक संख्या बाद दशमलव, ठीक है। 3/100 तो कहां आएगी दशमलव? 0.03। 2 0 है ना, 3 के बटे में 2 0 है, इसलिए 2 संख्या बाद दशमलव आएगी 3, और अपनी तरफ से एक 0 लगा के 0.03। अगर यही 1000 हो, कितनी कितनी 0 है? 3, तो 3 संख्या बाद दशमलव 003। 1 2 3 संख्या बाद दशमलव। अगर 10,000 हो तो 4 0 है, तो 4 संख्या बाद दशमलव। तो इस तरह हमें उसने कहा है कि बिना भाग किए इसका जो है दशमलव प्रसार करना है, बिना विभाजन क्रिया। वैसे तो हम भाग करके कर सकते हैं, 3 में 10 का भाग दिया, नहीं जाता, पॉइंट लगा के 0 उतार ली, 10 दिया 30, भाग करके कर सकते हैं, लेकिन ये बिना भाग किए करना है। तो बिना भाग किए तभी हो सकता है जब हर जो हो वो या तो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, यानी 0 0 हो हर में। तो हमें किससे गुणा करना होगा? इस 5 को 2 से जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो 5 दूनी 10। लेकिन यहां 5 की पावर 5 है, तो 2 की पावर भी हमें क्या लेनी पड़ेगी? 5 लेनी पड़ेगी। बस सिंपल सा ये बात हमें समझनी है। दोनों की पावरें एक जैसी हो और 5 के साथ अगर 2 आ जाए तो 5 दूनी 10 हो जाता है। तो 13 इंटू क्या आ गया? 2 को 5 बार गुणा किया, 2 को 5 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। 5 बार गुणा किया तो क्या आ गया? 32 बटे में 5 के ऊपर पावर भी 5 है और 2 के ऊपर भी पावर 5 है, यानी इसके ऊपर भी पावर 5 है और इसके ऊपर भी पावर 5 है। तो दोनों को कोष्टकों में लिखकर और मैंने पावर लगा दी 5। अब 32 को 13 से गुणा करना है। 32 को 13 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 2 6, 9 और 2 11, 416 आ गया। 416 बटे में 5 दूनी
10, 10 की पावर 5, 5 दूनी 10, 10 पावर कितनी है 5, तो 10 की पावर भी क्या आ गई 5 आ गई। अब इधर देखो 416 के बटे में कितनी जीरो, जितनी पावर उतनी जीरो, ठीक है 5 जीरो आ गई। 10 की पावर 5 है इसलिए 5 ही जीरो आएंगे, ठीक है। अब हमें कितनी संख्याओं बाद दशमलव लगेगा, देखो मैं एक देता हूं, जितनी जीरो उतनी संख्या बाद दशमलव, कितनी जीरो है 5, तो 1 2 3 4 5 संख्याएं लिखी जाएंगी। समझ में आई बात, जितनी जीरो है उतनी संख्या बाद ये दशमलव लगेगी। अब ये 416 है तो 416 को तो मैं लिख देता हूं 6 1 4, तीन ही संख्याएं हैं, तो बाकी दो संख्याएं और कहां से लाएं, तो बाकी दो संख्याएं अपनी तरफ से हम जीरो लगा देंगे। तो ये 5 संख्या बाद दशमलव आ गया। उत्तर क्या आ गया, उत्तर आ गया 0.00416। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया, शांत संख्या का ये दशमलव प्रसार है। तो इस तरह हमें दशमलव प्रसार करना है, ठीक है। उसके बाद 17/8 दूसरा सवाल, ये भी शांत है। तो जैसे हमने वो प्रक्रिया पहले सवाल में करी है वैसे इसमें करेंगे। 17 बटे में इसके अभाज्य गुणनखंड 2 के रूप में होंगे, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 3 बार 2, 2 की पावर 3। अब हमें यहां 10 100 1000 लेके आना है, तो किससे गुणा करें, वही 5 से। कितनी पावर है 3 है, तो 5 की पावर भी हमें 3, जितनी पावर नीचे ली है उतना ही हमें ऊपर लेना है, ताकि 5 की 3 से 5 की 3 कट जाए तो संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। जितना हम अंश से गुणा करते हैं उसी संख्या को हर से गुणा करना पड़ता है, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, मान वही रहे, ठीक है। तो ये नियम है कि जितना अंश से या हर से गुणा करोगे उतना ही अंश और हर से आपको गुणा, हर को कर रहे हो तो उतना ही अंश से करना है, और अंश को जिस संख्या से गुणा कर रहे हो उतना ही हर को गुणा करोगे, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब सिंपल सा उसी तरह सवाल करेंगे। 17 इंटू 5 को अगर 3 बार गुणा करें तो क्या आएगा 125। अच्छा, अब इसको 2 इंटू 5 की पावर 3, 2 और 5 दोनों गुणों में, और इनकी पावर कितनी है 3। अब 125 को 17 से गुणा किया, 125 इंटू 17, यह आ गया 5 7 8, इंटू 1 से गुणा किया तो 125 ही आ जाएगा। 5 2 1 2, 2125। 2125 बटे में 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी आ गई 3। अब इसको देख के बताओ कितनी जीरो है, 2125 बटे में 3 जीरो, क्योंकि 10 की पावर 3 है इसलिए कितनी जीरो आएगी 3 आएगी। 3 आएगी तो कितनी संख्या बाद दशमलव लगेगा, जितनी जीरो है उतनी संख्या बाद दशमलव आएगा। 1 2 3, 3 संख्या तो 3 गिन लो। हमें इकाई की तरफ से गिनना है, कई बच्चे क्या करते हैं गलती यहां से कर लेते हैं, 1 2 3 यहां से गिनने लग जाते हैं। तो ध्यान रखना कि हमेशा इकाई की तरफ से गिना जाता है। तो 3 संख्या बाद दशमलव आ जाए, तो ये आ गया 2.125, ये इसका आंसर आ गया। तो ये इसका दशमलव प्रसार है, ठीक है। जो तीसरा सवाल था वो आसान था, इसलिए हमने चौथा सवाल लिया है, तीसरे को छोड़ दिया। आसान संख्या का तो दशमलव प्रसार हमें करना ही नहीं है, ना उनका निकलता। 1600 के जो अभाज्य गुणनखंड थे वो किस रूप में थे, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। हमने जो पहला सवाल हल किया है उसमें जो चौथा सवाल था, देखो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ये हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो इस रूप से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने ये अभाज्य गुणनखंड किस तरह रखे। अगर समझ में नहीं आया तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब देखो मैंने वो बताया तुम्हें कि हमें 5 दूनी 10 हो रहे हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है, इनमें पावर का अंतर है। यहां तो 2 की पावर 6 और यहां 5 की पावर 2 है।
जब तक पावर एक जैसी नहीं होंगी तब तक उनमें हम संयुक्त रूप से पावर नहीं लगा सकते। 5 दूनी 10 तो पावर क्या 6 या 2 क्या लगाओगे? 6 और 2 क्या 8 लगाओगे? नहीं, आधार एक जैसे, पावरें एक जैसी होनी चाहिए तभी हम उनका कर पाते हैं। या आधार एक जैसे हो तो पावरें जुड़ जाती है, गुना वाली पावरें जुड़ जाती हैं। तो देखो इसको किस तरह करना है, ध्यान दो। 2 की पावर 6 अधिक है, लेकिन 5 की पावर 2 यानी इससे कितने कम है? देखो ये तो पावर 6 और इसकी पावर 2 है, तो कितना कम हुआ? 4 कम हुआ ना। 4 और 2 6, यानी 6 से 2 कितना कम है? 4 कम है। तो आप क्या करोगे? 5 की पावर 4 बटे में 5 की पावर 4। 4 और 2 कितने हो जाएंगे? क्योंकि गुणा वाली पावरें क्या हो जाती है? गुणा वाली पावरें जुड़ जाती हैं, तो 4 और 2 क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो सिंपल, दोनों की पावरें एक जैसी होगी। तो देखो किस रूप में हो गया? 15 इंटू 5 की पावर 4 बटे में 15 इंटू 5 की पावर 4 बटे में 2 की पावर 6, और गुणा वाली पावरें जुड़ गई। 4 और 2 कितनी हो गई? 6। तो 5 की पावर भी क्या हो गई? 6 हो गई। ठीक है, अब वही गुणा करेंगे। 15 इंटू 5 को जब 4 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है? 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625 बटे में 2 इंटू 5, इन दोनों की पावर कितनी है? 6। अच्छा, 15 को 625 से गुणा करेंगे। 15 5 75, हासिल लगी 7, 15 दूना 30, 7 37, 3 15 6 की 90 और 3 93, तो 9375 इसका गुणनफल आया। यानी 625 को जब हमने 15 से गुणा किया तो आया। आप करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बटे में 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी है? 10 की पावर है 6। अगर 10 की पावर 6 है तो कितनी संख्या बाद दशमलव लगेगा? जितनी जीरो, मैंने बताया जितनी जीरो है। कितनी जीरो है नीचे? 6 जीरो है। 10 की पावर 6 है तो 6 जीरो मानी जाएगी। 10 की पावर 5 है तो 5 जीरो, और कोई पावर नहीं है तो 1 जीरो मानी जाएगी। ठीक है ना, 10 की पावर 1 कहते हैं उसे। अब इसको किस रूप में लिखेंगे? यहीं लिख देता हूं मैं। देखो ऊपर तो संख्या कितनी है? ऊपर केवल संख्या 4 है, लेकिन हमें कितनी संख्याओं बाद दशमलव लगाना है? हमें 6 संख्याओं बाद दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो दशमलव कहां आएगी? यहां आएगी। तो ये इसका आंसर है। बस ये ध्यान रखना है इसमें। तो हमने बिना विभाजन करे इसको दशमलव प्रसार के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथे सवाल के बाद था छठा सवाल। 5वां अशांत था, छठा सवाल था। तो छठा सवाल करते हैं हम यहाँ पे। छठा सवाल जो किस रूप में था? 23 बटे में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, दोनों 3 और 2 और 3 के रूप में, 2 और 5 के रूप में। तो इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। तो 23 बटे में, अब देखो ऊपर वाले की तरह ही बिल्कुल सवाल सेम, जो चौथा सवाल था उसकी सेम उसकी तरह ही है। इसमें 2 की पावर तो 3 है, लेकिन 5 की पावर 2 है, तो कितना कम है इससे? 3 पावर है और इसकी 2 पावर है, तो 1 कम है। तो हमें किससे गुणा करेंगे? 5 की पावर 1 से गुणा करेंगे। 5 और 1 कितना हो? 2 पावर और 1 पावर कितनी है? 2 और 1 3 हो गया ना, इसके बराबर हो गया। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती वो 1 ही मानी जाती है। तो चाहे 1 पावर लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं होता। तो 23 इंटू 5 बटे में 2 की पावर भी 3 हो गया और 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 2 और 1 3, गुना वाली पावरें जुड़ जाती है। हम छोटी क्लासों में कर चुके हैं कि जो गुना की पावरें होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा? 23 को 5 से गुणा किया, 5 15 यानी 115। ठीक है, बटे में 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। कितनी जीरो है? 3 जीरो है, तो 3 संख्या बाद दशमलव लगा दो। 3 ही संख्याएं हैं ऊपर, तो ये आंसर आ जाएगा 0.115। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया चौथा सवाल। और चौथे सवाल के बाद देखो, जो हमने पहले सवाल में किया था, छठे सवाल के बाद दशमलव प्रसार जो अशांत थी, अशांत कौन सी संख्या थी? उसके बाद जो संख्या शांत थी वो था 8वां सवाल। ठीक है, 8वां सवाल था 6/15।
इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? अब देखो 5 के मैंने अभाज्य गुणनखंड क्या थे? 3 इंटू 5 ना, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा है। 6 के भी कर लो क्योंकि कट रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई संख्या अगर कटती है तो उसको काट सकते हो। तो 6 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 इंटू 3। अब ऊपर वाली और नीचे वाले में देखो क्या कौन सी संख्या विभाजित हो रही है? 3 से 3 कट रहा है, तो ऊपर क्या बच गया? 2 और नीचे क्या बच गया? 5। अब तुमसे वही मैं पूछूं कि हमें दशमलव में बदलने के लिए बटे में हमें 10 चाहिए। 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 6, कुछ भी हो जाए लेकिन 10 होना चाहिए। तो इसको किस से गुणा करें? 5 को, तो वही आएगा 2। अगर नीचे वाले को जिस संख्या से गुणा किया वही अंश से गुणा हो जाएगा। जो हर से गुणा होगा वही अंश से होगा। तो ऊपर तो आ गया 2 दूनी 4 और हर क्या आ गया? 5 दूनी 10। कितनी जीरो? 1 जीरो, तो एक संख्या बाद दशमलव आ गया, तो क्या आ जाएगा? 0.4। सिंपल सा है, जितनी जीरो उतनी बात, तो ये दशमलव प्रस्तार में बदल जाएगा। अच्छा, 8वें के बाद जो शांत संख्या थी वो थी 9वां सवाल। 9वां सवाल भी शांत था, जो था 35 बटे में 50। तो ये भी कुछ कुछ ऊपर वाले की तरह ही है। जैसे 50 के भाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 50 के भाज्य गुणनखंड हो गए 2 5 10 और 10 5 50। 5 5 25, 25 गुणा 50। अच्छा, इसके भी टुकड़े हो जाएंगे क्या? 5 7 35। क्यों टुकड़े किए ऊपर वालों के? बाकियों में तो नहीं करे, इसमें क्यों किए? इसमें इसलिए करे क्योंकि 5 से 5 कट रहा है ना। सिंपल बन रहा है सवाल, आसान बन रहा है, तो क्यों हम इसको और मुश्किल करें? तो 5 से 5 कट गया, ऊपर केवल क्या बच गया? 7। और नीचे 5 और 2 बचे, और 5 और 2 का गुणनफल कितना होता है? 10। तो 10 में बदल चुका है, तो क्या आ जाएगा? कितनी संख्या बाद दशमलव आएगी? एक संख्या बाद। तो क्या उत्तर आ जाएगा इसका? 0.7। ठीक है, तो ये 6 सवाल ऐसे थे जो शांत थे। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जो सवाल थे ये शांत थे, जिनका हमने दशमलव प्रसार में बदल दिया है। ठीक है, तो इस तरह दशमलव प्रसार में आपको बदलना है। और अब इसके बाद हम करते हैं तीसरा सवाल। देखो बच्चों, ये जो तीसरा सवाल दे रखा है ऊपर लिखा हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या प्रीमिय संख्या है या नहीं। यदि ये प्रीमिय संख्या है तो P बटे Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखो ये 3 सवाल हैं। इन तीनों सवालों में हमें पहचानना है कि ये प्रीमिय संख्या है या अप्रीमिय संख्या। देखो प्रीमिय और अप्रीमिय के लिए मैंने एक वीडियो बना चुका हूं, जो इस प्रश्नाली का पहला वीडियो है, तो आप देख सकते हो और उसको समझ सकते हो कि प्रीमिय और अप्रीमिय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो इन जो इस सवाल में जो 3 संख्याएं दे रखी हैं, देखो 3 सवाल दे रखे हैं, ठीक है। इन तीनों सवालों में से हमें जांच करनी है कि इन तीनों में से कौन सी प्रीमिय संख्या है और कौन सी अप्रीमिय संख्या है। अगर कोई प्रीमिय संख्या है तो उसके क्यू के बारे में आप क्या कहोगे? तो हम सबसे पहले तो देखें कि क्या ये प्रीमिय। देखो पहला सवाल देखो, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 9 पे आगे समाप्त हो रहा है, कोई डॉट डॉट नहीं है यहां पर। इसका जो है ये टर्मिनेट यानी समाप्त हो गई है। तो मैंने आपको उस वीडियो में बता चुका हूं कि प्रीमिय संख्याएं अगर उसको P बटे Q के रूप में लिखा गया है तो इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9। और 10 की पावर 9 है तो हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे 2m और 5n के रूप में होंगे, है ना। मैं एक बता देता हूं, देखो इसको करेंगे कैसे हल। पहले तो मैं इसको लिखना किस तरह है वो बता देता हूं। इसका दशमलव प्रसार
समाप्त होता है, यानी यहां पे खत्म हो रहा है, इसका दशमलव प्रसार आगे नहीं चल रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है और खत्म हो रहा है। इसका दशमलव प्रसार समाप्त होता है इसका दशमलव प्रसार समाप्त होता है या हो रहा है, एक ही बात है, हो रहा है भी लिख सकते हो। अतः यह एक परिमेय संख्या है। ये कारण दे दिया क्यों है ये परिमेय संख्या। अच्छा, ये एक परिमेय संख्या है तथा इसे जो परिमेय संख्या है उसे p बटे क्यू, ये ध्यान रखना, जो परिमेय संख्या होती है उसे p बटे क्यू के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। हमेशा परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यू एक तरह की भिन्न अंश हो रहा। अच्छा, तो अगर इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो मैंने दशमलव हटाऊंगा। देखो मैंने दशमलव हटा रहा हूं, 6 7 8 9, ठीक है। पॉइंट हटाया मैंने, पॉइंट हटाने का यहां पे था ना पॉइंट हटाने का एक, जितनी पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उतनी 10 की पावर लगा दो 9, तो 9 संख्याएं हैं। देखो पॉइंट हटाया, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो, 9 जीरो ना लगा के मैंने 10 की पावर 9 लगा दी, ठीक है। 9 जीरो भी लगा सकते हो, एक ही बात है। और 10 के जो गुणनखंड होंगे 2 5 10, 2 और 5 के रूप में होंगे, तो आप इसके क्यू के बारे में क्या कह सकते हो। उसने यही पूछा ना इस सवाल में, देखो ऊपर सवाल में उसने पूछा कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम यहां लिखेंगे तथा क्यू के अभाज्य, या सीधा लिख दो क्यू के गुणनखंड, क्यू के जो गुणनखंड हैं वो 2m और 5n के रूप में। समझ में आया ना क्यों है 2m 5। देखो 10 के टुकड़े करें, 10 के मैं यहां एक सिंपल सा आपको बता देता हूं, 10 के अगर टुकड़ा करूं तो 2 5 10, ठीक है। 2 5 10, पावर कितनी है 9, सबकी पावर 9 है, तो ये टुकड़ा कर दिए मैंने। तो यानी इसके हर के जो टुकड़े हैं वो 2m और 5n के रूप में, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के तौर पे बताया मैंने। तो ये इस तरह ये सवाल आपका पहला हुआ। तीसरा सवाल देखो, इसी का दूसरा सवाल देखो, पीछे डॉट डॉट लगी हुई है और देखो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 फिर 4 0, यानी ये समाप्त तो नहीं हो रही है क्योंकि डॉट डॉट का मतलब है कि ये संख्या आगे भी चल रही है, और उसके बाद आवर्ती भी नहीं हो रही। आवर्ती का मतलब रिपीट नहीं हो रही है। देखो 1 0 फिर 3 0 आ गई, फिर 4 0 आ गई, यानी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो ना तो ये कहीं पर समाप्त हो रही और ना ही ये रिपीट हो रही। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या लिखेंगे, इसका दशमलव विस्तार समाप्त नहीं होता, इसका दशमलव विस्तार समाप्त नहीं होता अगर जिसका दशमलव हमें पता ही नहीं है आगे कितनी संख्याएं हैं, तो उसे p बटे, अब पॉइंट हटाऊंगा तो 10 की पावर क्या लगाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता, इसे खुद ही नहीं पता कि कितनी संख्याएं आगे चलेंगी। जैसे इसमें हमें पता था भी यहां समाप्त 9 संख्याओं के बाद ये समाप्त होगी, तो 10 की पावर 9 लगा दिया मैंने, दशमलव के बाद 9 संख्याएं हैं। अब दशमलव के बाद तो संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, ना रिपीट हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और हमें पता नहीं कब खत्म होगी, कहां जाके खत्म होगी, इसलिए इसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसका दशमलव प्रसार समाप्त नहीं होता तथा अतः इसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या p बटे क्यू के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, ऐसे भी लिख सकते हो, p बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अतः यह
एक अप्रिमेय संख्या है, अतः यह एक अप्रिमेय संख्या है। तो ये आपका तीसरे का दूसरा सवाल जो है पूरा हो गया। ठीक है, क्यों है अप्रिमेय मैंने बता चुका हूं, क्योंकि ये इसका जो विस्तार है समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, और जिसका विस्तार दशमलव विस्तार समाप्त नहीं होता उसको p बटे क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते, इसलिए ये एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, अब आता है तीसरा सवाल। देखो तीसरे सवाल में और पहले सवाल में क्या अंतर है, ध्यान से देखो, बिल्कुल एक जैसे सवाल है। ये भी 9 तक है, देखो 43.123456789, ठीक है, दिख गया। उसके बाद ये सवाल देखो 43.123456789। उस सवाल में और इस सवाल में केवल एक ही अंतर है कि उसके ऊपर रेखा नहीं थी और इसके ऊपर रेखा है। तो इस रेखा का क्या मतलब होता है? इस रेखा का मतलब होता है कि यहां इस संख्या के बाद यानी 1 से लेकर 9 तक के ऊपर रेखाएं हैं, तो इस संख्याओं के बाद फिर वापस में यही संख्या रिपीट होगी। यानी इसके बाद क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर क्या आएगा 1 2 3 4, यानी इन संख्याओं के बाद फिर वही संख्याओं का रिपीट होगा। ठीक है, इस रेखा का मतलब समझ में आ गया कि इन संख्याओं का रिपीट होगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या लिखेंगे हम? देखने से हमें पता लग रहा है कि इसका जो दशमलव, चूंकि इसका दशमलव विस्तार कैसा है? इसका दशमलव विस्तार अशांत, अशांत तो है यही, और कौन सा है? आवर्ती। अशांत है और आवर्ती है। इसका जो दशमलव विस्तार है अशांत है और आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है रिपीट, वापिस वही संख्या आना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह ये संख्याएं आती रहेंगी, अनंत तक आती रहेंगी। ठीक है, तो जो संख्या अशांत और आवर्ती होती है वह कौन सी संख्या होती है? वह एक प्रीमेय संख्या होती है। अतः यह एक प्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये प्रीमेय संख्या है तो इसको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अतः p बटे क्यू में q के गुणनखंड, q के जो गुणनखंड होंगे वो किस रूप में होंगे? क्योंकि उसने पूछा ना q के गुणनखंड के बारे में बताइए, तो इसके q के गुणनखंड क्या होंगे? इसके q के गुणनखंड 2m इंटू 5n के अलावा कोई और, 5m के अलावा कोई और एक गुणनखंड होगा, कोई और एक गुण। यानी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर अशांत है तो उसके साथ, अशांत है और आवर्ती है तो उसके साथ 2 और 5 के साथ कोई एक और गुणनखंड होगा। 2 और 5 के साथ कोई एक और, 2m और 5n के अलावा कोई और एक गुणनखंड होगा। कोई भी हो सकता है, 3 7 11, कोई भी अभाज्य संख्याएं उसके साथ होंगी। यानी इसके जो बट्टे में हर संख्या आएगी उस हर के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या जो होती है वो अशांत आवर्ती होती है। और मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अशांत अनावर्ती क्या होती है? अशांत अनावर्ती में 2 और 5 दोनों ही संख्याएं नहीं होती हैं, वो अशांत अनावर्ती होती हैं। इसके लिए आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये संख्या है, इसको तो p बटे क्यू के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, इसलिए इस सवाल में मैंने q के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अब आप पूछो जी पहले सवाल में तो लिखा है भी q के बारे में लिखिए, तो इसमें भी q के बारे में लिख दिया, इसमें भी q के बारे में लिख दिया, लेकिन इसमें क्यों नहीं लिखा? जब इसे p बटे क्यू के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता तो इसमें q के बारे में क्या लिखेंगे? तो इसलिए मैंने सीधा इसको अप्रिमेय संख्या लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह ये तीसरा सवाल हमारा पूरा हुआ, और इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। और इसी वीडियो के साथ हमारी जो पहली प्रश्नावली है वो पूरी होती है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम दूसरी प्रश्नावली करेंगे।
और तब तक के लिए ये वीडियो देखते रहें और घर पर बैठे सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।